बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर इसको पेपर में देखा जाता है बतौर लॉन्ग। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे तो आपको ये 6 से 7 दफा, तकरीबन 5 से 6 दफा के या इससे ज़्यादा आपको पेपर में ये नजर आएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट टाइम में होता है और सेकंड टाइम में और सप्लीमेंट्री भी होता है, तो ये मैक्सिमम आपको ये पेपर में नजर आएगा। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। इस टॉपिक को 2 से 3 एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल के साथ पहले एक्सप्लेन करूं और अगले पार्ट में भी आपके साथ एक्सप्लेन करूं और साथ में एग्जाम्पल को भी सोल्व करके दिखाऊं। सबसे पहले हमें पता है कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उससे पहले हम एक बचपन में ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम इसको तबाह कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम काइनेटिक से पोटेंशियल में जा सकते हैं और पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म से हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है एनर्जी का पढ़ेंगे तो वहां हम उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमने मोमेंटम के बारे में कुछ एक वीडियो में पढ़ा, जो मेरी वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी। उसमें हमने मोमेंटम को एक्सप्लेन किया ब्रीफली। मोमेंटम के जो वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जो वहां से एमसीक्यू आता है कि उसका बेस यूनिट कौन सा है, उसका डिराइव यूनिट कौन सा है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर उसको आपने अच्छे से देखना है तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला होता है, अगर मैं इसको लिखूं तो होता है P = mv। यहाँ पे मास भी बॉडी का है और वेलोसिटी भी, वो जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम हमारे पास शुरू में जो बेसिकली हमारे पास मास है और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वेलोसिटी कितनी है। अगर किसी का मास ज्यादा हुआ तो चूंकि मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और अगर उसकी वेलोसिटी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम तो हमारे पास और भी बढ़ जाएगा। अगर यहां से हम देखें कि मास और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे हैं? यहां से लिखूं, अगर वेलोसिटी नीचे आएगी तो इधर से हमारे पास मास और वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे अगर दो चीजें आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होगी। अगर किसी का मास ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम उस केस में, अगर दोनों का किसी ऑब्जेक्ट का मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, या उसकी निस्बत उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी ज्यादा हो, मास कम हो, तो मोमेंटम कम होगा। और मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। और न्यूटन सेकंड जो है ये हमारे पास डिराइव यूनिट होता है और ये आपके पेपर में अक्सर आता है कि हमारे पास इसका एसआई यूनिट क्या है, तो वहां पे लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने देखा कि मास डिपेंड कर, सॉरी, मोमेंटम डिपेंड कर रहा था मास और वेलोसिटी पे। अगर इनमें से एक भी चीज जीरो हो जाए, अगर मास जीरो हो, हमें पता है कि वैसे तो मास हमारे पास जीरो नहीं होता, ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है हमारे पास जिसकी हम उसको मानते तो हैं लेकिन हमारे पास उसकी वेल डिफाइंड हमारे पास उसकी रीजन नहीं होती। ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो जाए तो जीरो को मास चाहे जितना भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो चीज जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा। अब यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कंजर्व रहने का मतलब है कि कोई, जैसे इसका किसी बॉडी का मास है, शुरू में उसका मास मोमेंटम कैसे है
और कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा, तो जितना मोमेंटम शुरू में था कोलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही होगा, तो उसके बोलते हैं कि ये कंजर्वेशन है, ये कंजर्व रहेगा। इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर पेपर में आ जाए मोमेंटम तो आपने फिर भी यही करना है, अगर लीनियर मोमेंटम कह दे तो फिर भी आपने यही करना है, लेकिन आपकी 9th की फिजिक्स में वो इसको इतना ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब सबसे पहले मैंने बात कर दी आपके सामने मोमेंटम के बारे में कुछ बातें की, तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो होता है कि जिसमें वो सिस्टम हमारे पास क्या होता है जिसमें कुछ ज्यादा बॉडीज हो, कि अगर कोई सिस्टम है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो बायोलॉजी फोर्स उस पे नहीं लग रही, तो वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आजादाना जो आजाद सिस्टम है, जैसे हमारे पास कोई स्टेट आजाद हो तो वो किसी के तसल्लुत में नहीं होती, वो किसी के नीचे नहीं होती, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम वो हुआ आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज। हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज है जो कि आपस में कोलिजन करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी और या फिर आपस में रिलेशन में रहेगी, प्रोडक्ट में रहेगी, और विच नो एक्सटर्नल फोर्स, जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें एमसीक्यू पूछ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हमारे पास एक्ट नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स कह दे, मोमेंटम कह दे, तो हमने वहां पे एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या करना है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमारे पास एक्ट ना करे, तो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, क्या कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डिफाइन करते हैं कि होगा यूज कि चूंकि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, टकराने से पहले और टकराने के बाद में। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग डिफाइन बनी कि the momentum of an isostatic, the momentum of हमने स्टेटमेंट लिखी कि the momentum of an isolated system of two or more interacting bodies always conserve, या फिर हम लिख सकते हैं कि always remains conserved, या फिर always same, या फिर remains conserved, या फिर remains constant या remains same। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर डिफाइन पूछ ले आइसोलेटेड सिस्टम की तो आपने ये लिखनी है। उसके बाद अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जस्ट आपसे डिफाइन पूछे तो आपने लिखना है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व या रिमेन्स सेम, ठीक है, या रिमेन्स कंजर्व। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट हम लिखी इसकी, अब हम इसको एक्सप्लेन के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आपके ऊपर जो पहले एग्जांपल दी है वो बैलून की है। अब होता यूं है कि हमारे पास जो बैलून है, जैसे हम उसमें हवा भरते हैं, मुंह से हवा भरते हैं,
जब हवा भरते हैं तो अब बैलून के अंदर हवा है, बैलून बताता है खुद भी है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया। ठीक है, दो या उससे ज्यादा बॉडीज का जो सिस्टम, जैसे हम डिफाइन में हमने कहा है कि हमारे पास एक सिस्टम बन गया। तो अब रिलीज करने से पहले जब हमने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में है, वो तो मूव नहीं कर रहा। तो जब वो रेस्ट में है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जीरो जीरो हुई। तो मैं देखूं तो p मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv। जब उसकी वेलोसिटी हुई जीरो तो मोमेंटम हमारे पास कितना होगा, जीरो को m से मैक्स जितना भी वैल्यू का होगा तो मोमेंटम हमारे पास हो ही जीरो जाएगा। तो शुरू में उसका मोमेंटम जीरो होगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको सेट फ्री करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे हाथ से, तो अब उसमें से हवा नीचे की तरफ निकलेगी। जैसे ही हवा निकलेगी तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हवा निकली तो उसमें कुछ, जैसे हमारे पास ये देख लें कि एक फल करेंगे, हमारे पास एक गुब्बारा है। अब इसमें से जैसे ही हवा निकलेगी नीचे की तरफ, हवा निकलेगी तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ आएगी। जब वेलोसिटी के साथ आएगी तो हमारे पास p इक्वल टू mv के अकॉर्डिंगली उसके पास मोमेंटम कुछ होगा। अब इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को हमारे पास उतना ही जीरो पे लेके आने के लिए, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास गुब्बारा जो है वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो कुछ देर बाद जाके ये रुक जाएगा। जैसे इसमें से हवा निकल जाएगी, ठीक है, इसका मोमेंटम जो खत्म हो जाएगा वो रुक जाएगा, वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, तो हमारे पास फिर से मोमेंटम जीरो होगा। जब ये रेस्ट की पोजीशन में आएगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर से मोमेंटम जीरो ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास उसको छोड़ने से पहले भी सिस्टम का मोमेंटम जो जीरो है, और छोड़ने के बाद भी हमारे पास जो सिस्टम है उसका मोमेंटम जीरो ही रहा। तो हमने क्या लिखा कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व, कि हमारे पास उसको छोड़ने से पहले भी उतना ही मोमेंटम था, जीरो ही था, बाद में भी उतना ही आया, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कंजर्व है। अब हम इसकी एग्जांपल जो कि बुक में दी गई है, बड़ी वेल नोन एग्जांपल है। इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझना है कि सबसे पहले हमारे पास दो स्केल हैं। एक हमारे पास उसका नई मैथ है m1, और दूसरा स्केल है जिसका मैथ है m2। फर्ज करें कि ये जो स्फीयर इसकी तरफ मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी के साथ, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी के साथ। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मूव करते करते, अब जैसे मूव कर रहे थे, अचानक से जब ये टकरा गए हैं, जैसे ये टकराया, इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास m1 है ये टकराएगा m2 के साथ। जैसे ही आपस में टकराए, ये डायग्राम में मिस्टेक है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये आपस में टकराए हैं तो ये इनका आपस में कोलाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा कि फिर से जब वेलोसिटी मूव करेंगे, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को मैं शो करूंगा v1 के साथ, और ये m2 है, ये हमारे पास m1 है। अब जब ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसको मैंने v1 से कह दिया, और इसकी वेलोसिटी को मैंने v2 से कह दिया। या फिर मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। क्या हुआ कि दो स्केल हैं m1 और m2 मैक्सिमम हैं उनके, और ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ और u2 के साथ रिस्पेक्टिवली। जब आपस में ये टकराए तो उसके बाद फिर जब ये मूव करना शुरू हुए तो उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद चेंज हुई। लाजमन है कि ये कम है लेकिन पहले निस्बत वेलोसिटी। तो ये जब जैसे ही ये वेलोसिटी हमारे पास इनकी चेंज हुई, तो मैंने चेंज वेलोसिटी को मैंने u1 और u2 को कह दिया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो उससे पीछे टकराएगा तो तेज हो जाएगा, और इसकी कम हो सकती है, हो जाएगी। अब इसको हमने पहले लर्न करेंगे कि आपके बुक पे तो लिखा भी है, यहाँ पे मैं चलिए इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जैसे मैंने कहा कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, कि जो u1 की वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है। तो इस तरह के इसके बाद आफ्टर टाइम की दे विल स्ट्राइक, वो आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद
इसकी जो वेलोसिटी है वो जो हमारे पास आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2। तो मैं इसको देखूंगा नहीं, ये बुक पे उसने लिखा हुआ है, तो इसको मैं देखूंगा कि बिफोर कोलिजन क्या टकराने से पहले। कोलिजन से पहले जो था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था, यहाँ पे देखें कि m1 था और का जो वेलोसिटी थी हमारे पास u1 थी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1। इसी तरह से हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 जो हमारे पास है वो m2 u2। चूंकि मोमेंटम हमें पता है कि mv होता है मास है और वेलोसिटी, उसी की हम वेलोसिटी को लिखेंगे। अब जो हमारे पास टोटल मोमेंटम होगा वो तीन मोमेंटम का सम होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हो गया टकराने से बिफोर कोलिजन। अब हमारे पास इसको मैं अगर देखूं तो टकराने के बाद जो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन फिर टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अब जैसे ये टकराई है तो वेलोसिटी m1 की v1 हो गई, m2 की v2 हो गई है, तो मोमेंटम पे क्या असर होगा। m1 का मोमेंटम होगा हमारे पास क्या होगा, m1 उसका मास है, अब इसकी वेलोसिटी v1 है, और इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम जो होगा m2 उसका m2 और v2 होगा, और टोटल हमारे पास मोमेंटम होगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा लिख भी सकते हैं इसके बारे में कि आफ्टर सम टाइम टी दे विल कोलाइड एंड देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2, जो कि हम शुरू में लिख देंगे इसके बारे में, तो वो भी काफी है। तो अब ये हमारे पास मोमेंटम आ गया कोलिजन के बाद, और ये हमारे पास मोमेंटम आया कोलिजन से पहले। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने क्या कहा था कि टकराने से पहले और बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहे। लिखूंगा कि momentum of bodies before collision equal to momentum of bodies after collision। के टकराने से पहले का और बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। अगर मैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखूं तो m1 v1 प्लस m2 v2 है हमारे पास, m1 m1 u1 प्लस m2 u2 है,
इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम है m1 v1 लेस m2 v2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन हमने यहाँ से निकाला था हमने पीछे, और आफ्टर का हमने निकाला। अब यहाँ पे देखिए कि टकराने से जो पहले उसकी वेलोसिटी को हमने u1 और u2 से डिनोट किया था, और टकराने के बाद v1 और v2 के साथ हमने तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली हमने इसको डिनोट किया है। तो जितना मोमेंटम देखिए गौर से कि टकराने से पहले है, जस्ट उनके नाम चेंज किए हैं हमने, क्योंकि हमारे पास टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जितना मोमेंटम ये है उतना ही मोमेंटम हमारे पास ये है। तो यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो हमें स्टेटमेंट ने कहा था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व, कि जितना पहले होगा बाद में भी हमारे पास इतना ही होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको साबित किया कि मोमेंटम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज, हमारे पास जहाँ पे टू बॉडीज ही हमने ली थी, उनका मोमेंटम जो है हमारे पास कंजर्व रहता है। तो इस तरह से हमने इसको साबित कर दिया। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, और अब इसको जब हमने लिखना है पेपर में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। तो ये एक बार हमारे पास एक एमसीक्यू बन जाएगा, ये स्टेटमेंट आई, इसके बारे में हमने यहाँ से हमें लिखना है, सपोज किया है। यहाँ पे टाइम थोड़ा है और जगह कम होने की वजह से यहाँ पे नहीं लिखा, बुक पे लिखा हुआ है कंसीडर टू बॉडी m1 एंड m2 के बारे में लिखा है कि वो इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रही हैं, कराई है, उनकी वेलोसिटी u1 और v1 सॉरी और v2 में कन्वर्ट हो गई है। फिर हमने बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाला हर बॉडी का, फिर आफ्टर कोलिजन निकाला मोमेंटम हमने। तो हमारे पास जो है उनका मोमेंटम को हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम देखा। तो हमारे पास मोमेंटम जो है इनिशियल में जो टकराने से पहले और बाद का मोमेंटम हमारे पास सेम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बंदा गोली चलाता है, किसी का शिकार करता है अक्सर परिंदे का, तो वो जो उसकी गोली चलाने के बाद उसकी अचानक से उसकी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आती है, जो उसकी गन है वो पीछे की तरफ आती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या वजह है कि गोली चलाने के बाद जैसे ही हमने बुलेट को हमने फायर किया तो गन पीछे की तरफ क्यों आई। और जिन लोगों को क्योंकि इसके पीछे की फिजिक्स का नहीं पता होता, वो अपने मुंह के पास करके शिकार तो कर लेते हैं, अलबत्ता वो अपना खुद भी लोग शिकार हो जाते हैं, और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। अचानक से उनका मुंह सूज भी जाता है, क्योंकि उनको इसके जो ऊपर से पता जो फिजिक्स है उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। अगर जो जिसको फिजिक्स आती है तो वो शिकार करते हुए वो ध्यान से शिकार करेगा, कि शिकार तो कर लेगा लेकिन खुद वो बच जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल आप लोग हो जाएंगे कि जब अगर आप कभी शिकार में आप खुद जाएं तो वहां पे आप लोग ये गलती नहीं दोहराएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास फर्ज करें कि एक गन है, उसके अंदर गोली जिसको हम बुलेट भी बोलते हैं, बुलेट भी उसके अंदर है। तो आप देखें कि हमारे पास गोली भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम को हम देख रहे हैं कि गोली को चलाने से पहले का मोमेंटम और बाद के मोमेंटम में क्या फर्क होगा, तो हम इसको कैसे कंजर्व करना है। अब जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोमेंटम चूंकि होता है p इक्वल टू mv, और जो हमारे पास गोली है बुलेट है उसके हम जो है मोमेंटम है सॉरी उसका मास है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और उसकी वेलोसिटी को स्मॉल v से करेंगे। जबकि जब गन की बारी आएगी तो हम उसके मोमेंटम को मास को स्मॉल m से और उसकी वेलोसिटी को कैपिटल M से और इसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं। Consider a system of bullet and gun। बुलेट के बारे में और गन का हमने सिस्टम सेट किया। Initially both are at rest, शुरू में दोनों रेस्ट में थी। तो
अब हमें बताया कि जो मोमेंटम होगा P गन, इसको मैं लिखता हूँ मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू m। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करेंगे ताकि आसान हो जाए। m and v, m is mass and v is velocity of bullet। तो इसी तरह हमारे पास कैपिटल M is mass and V is of gun। इसको मैंने हल्का सा आपको टच दे दिया है कि जो m स्मॉल m और स्मॉल v जो है, ये स्मॉल m मैस है और स्मॉल v वेलोसिटी है बुलेट की, गोली की, और कैपिटल M मैस है और कैपिटल M v जो है हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, हमारे पास गन की। अब शुरू में क्या होगा, इनिशियली एट हम रेस्ट पे हैं, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा गन का mv है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो m0, तो जो गन का मोमेंटम होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं देखूं हमारे पास जो मोमेंटम है बुलेट का, ये हमारे पास है बुलेट का, बुलेट, और ये हमारे पास है गन का, m और v होगा, ठीक है। तो अब जो कि वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे होगा, सो टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर के फायर होने से पहले हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा। अब जैसे ही हम गोली चलाएंगे तो क्या होगा कि एज जैसे ही हम गन को चलाएंगे, फायर करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास जो है गोली जो है वो वेलोसिटी अटेन करेगी। जैसे ही वो वेलोसिटी अटेन करेगी तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम अटेन कर लेगी। एज द गन फायर्ड, इसकी स्क्वायर वेलोसिटी v, हमारे पास वेलोसिटी v से उसने हासिल कर ली है, तो हमारे पास उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो गन का है आफ्टर कोलिजन, हमारे चलने के बाद, वो mv हमारे पास होगा। और इसी तरह अगर मैं मोमेंटम सॉरी ये फिर से गन लिख दिया मैंने, ये बुलेट का है, तो एज द गन इज फायर्ड विद स्क्वायर वेलोसिटी v, तो हमारे पास जो बुलेट का मोमेंटम mv बन जाएगा। और अगर मैं गन की बात करूं तो हमारे पास उसका जो मोमेंटम है कैपिटल M उसका मास है और कैपिटल V उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम mv बन जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही हमने गन चलाई है तो उसने थोड़ा सा जो झटका लगाया पीछे की तरफ, अब जैसे ही वेलोसिटी उसने मोमेंट स्क्वायर हासिल की है, हमारे पास बुलेट ने वेलोसिटी हासिल की है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो है जो गन है वो पीछे की तरफ उसने मूव किया है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब जितना मोमेंटम उसने वेलोसिटी गोली ने आगे की तरफ हासिल किया था, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम हमारे पास गन ने अटेन करके तो ये साबित कर दिया कि जो हमारे पास जितना मोमेंटम उसने उस डायरेक्शन में लिया था
इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम उसने लिया, तो दोनों मोमेंटम कैंसिल आउट होके हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है फिर से वो जीरो हो जाएगा, जो कि शुरू में हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर्ड, गन फायर्ड होने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम बनेगा mv प्लस mv, ये हमारे पास हो गया बुलेट का, और ये हमारे पास मोमेंटम हो गया इसका गन का। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ सिस्टम लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है बिफोर फायर होने से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर फायर, फायर होने से पहले का मोमेंटम बिफोर फायर, और हमारे पास आफ्टर फायर जो हमारे पास मोमेंटम है सेम होगा। बिफोर फायर जो मोमेंटम है हमें पता है इक्वल टू है जीरो के, तो इसको मैंने लिखा इक्वल टू जीरो के, और आफ्टर फायर जो मोमेंटम है एम वी प्लस एम कैपिटल वी, और यहाँ से टोटल बिफोर आफ्टर फायर वो मोमेंटम, और बिफोर फायर हमारे पास दोनों इक्वल टू, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास इक्वल टू जीरो के है। और यहाँ से हम अगर इसकी वेलोसिटी निकालें, तो जिस वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास गन वापसी आई है वो वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो माइनस एम वी इक्वल टू कैपिटल एम और वी, इसको मैं जब यहाँ के नीचे लेके आऊंगा तो माइनस एम वी ओवर एम है, और ये हमारे पास v कैपिटल है। इसको मैं तरतीब से लिख देता हूं कि v कैपिटल इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। ये जो हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसके साथ उसने गन ने पीछे की तरफ मुड़ना शुरू किया। अब यहाँ से एक बात है कि ये नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास रिक्वायर जो पीछे की तरफ मुड़ना है उसको शेप शो करता है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारे पास गन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसी के मैस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है जितना ज्यादा मैस है उतनी ही वेलोसिटी कम है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने गन को फायर किया तो उस जो हमारे पास बुलेट है उसका मैस तो बहुत कम था, और उसकी वेलोसिटी उसने बहुत ज्यादा टेन की, और उसकी बनिस्बत जो है गन थी उसकी वेलोसिटी कम थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मैस बहुत ज्यादा है। हमने पहले भी बात की कि हमारे पास P इक्वल टू मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, तो मैस यहाँ से P ओवर v इक्वल टू m, मैस और वेलोसिटी का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है मैस और वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मैस ज्यादा हुआ उसकी वेलोसिटी अगर कम हुई तो उतना ही मोमेंटम है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई मैस कम हुआ तो जितना, उस दोनों केस में मोमेंटम सेम रहेगा। फिर से सुने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसी की बनिस्बत एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमारे पास रिमेन कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास मोमेंटम तो उतना ही हो जाएगा दोनों का, उसी के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो। इसी तरह से हमारे पास जो कि गन का मैस बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये मैस ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम है ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जाए। और हाँ, अगर मोमेंटम जिस जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास वो बुलेट फायर हुआ है अगर उसी वेलोसिटी के साथ ये गन भी मूव करती बैकवर्ड, तो हमारे पास मोमेंटम तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसका मोमेंटम जो गन का, तो फिर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व ना रहता।
तो इसी वजह से इसमें जो रिकॉइल है वो कम हुआ है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि जो हमारे पास गोल चलाने के बाद जो गन है वो पीछे की तरफ क्यों मूव करती है, वो रिकॉइल क्यों करती है, उसका आंसर यही बनता है कि टू कंजर्व द मोमेंटम वन गन रिकॉइल, गन हमारे पास पीछे की तरफ आती है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लास्ट में इसके पहले लिखा है उसने कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो हमारे पास रॉकेट होते हैं और जेट जो इंजन होते हैं, जो कि हमारे पास जहाजों के इंजन होते हैं, हवाई जहाजों के अक्सर वो जंगी जहाजों के, और जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। अब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जैसे गैस नीचे की तरफ निकलती है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि मोमेंटम हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाए। अब यहाँ पे इसका जो उसने आंसर लिखा है कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो भी हमारे पास इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इन दीज मशीन हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये जो हमारे पास फ्यूल जैसे ही बर्न होता है, जलता है, तो वहाँ पे हॉट गैसेस पैदा होती हैं। वो जैसे ही गैसेस बाहर आती हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव करती हैं। अब जब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो हमारे पास उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे ही वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उसके पास कुछ मोमेंटम पैदा हो जाएगा, वो टेन कर देगी। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम अटेन करने के लिए हमारे पास जो है जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए। उसने यहाँ पे ये लिखा है कि इन दी मशीन बाय हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम के साथ हमारे पास तो नीचे आती है गैस, तो द मशीन गेन एन इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम, जो हमारे पास मशीन है वो गेन करती है इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए, और इस तरह से वो हमारे पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। आई होप कि आप सबको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं टॉपिक में हमने लिखा गया है कि वही जो हमारे पास सिस्टम है गन और बुलेट और गन का, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत किया था कि हमारे पास जो मोमेंटम है बुलेट का वो भी हमने आपके सामने शो किया कि वो जीरो हो गया। पहले मैंने गलती से यहाँ पे गन लिख दिया था, और ये जो मोमेंटम है गन का आपके सामने क्योंकि इनिशियली एट था तो हमारे पास ये भी जीरो हुआ, तो टोटल जो मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का गन बुलेट का भी और गन का भी दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे पास इनका मोमेंटम जीरो होगा। और जैसे ही हमारे पास गन फायर होगी तो हमारे पास जो बुलेट है वो हमारे पास वेलोसिटी अटेन करेगी, तो उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास मोमेंटम है mv बन जाएगा। और चूंकि कुछ वेलोसिटी के साथ गन भी पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, क्यों करेगी भाई, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्लियर हुआ हमारे पास। तो उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम और कैपिटल वी होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है वो बिफोर फायर कि गन को चलाने से पहले, गोल चलाने से पहले और बाद में सेम रहेगा, बिफोर हमारा इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिफोर जीरो था, बाद वाला हमारे पास ये आया। तो यहाँ से हमने वो वेलोसिटी फाइंड कर ली जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो गन है रिकॉइल होती है। इसके लिए हमारे पास एमसीक्यू भी होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी जो एग्जांपल है हम उसको भी करेंगे, और न्यूमेरिकल को भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जिसका मोमेंटम मास ज्यादा होगा जब वो चीज रिक्वायर करेगी तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास फिर कम होगी। ठीक है, आई होप कि सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी।